हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने पादप वृद्धि और पादप वृद्धि स्थल पढ़े थे, जिसमें हमने शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्वी विभज्योतक की बातें की थी। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि मापन। जो प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट है वो क्या होता है, और जो वृद्धि के चरण है वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या होते हैं। तो दो बिंदुओं की आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पादप वृद्धि मापन, प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट। मतलब पादपों के अंदर जो वृद्धि हुई है उसका मापन आप कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको चार चीजें बता रहा हूं, उसके आधार पर आप पादप के अंदर जो वृद्धि हो रही है उसका मापन कर सकते हैं। पहला चीज है कोशिकाओं की संख्या गिनकर। मेजरमेंट में पहली चीज आती है कि जो पादप के अंदर जो वृद्धि हुई है उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं की संख्या गिन लो। दूसरा हो सकता है जो पादप है उसके भार में वृद्धि। तीसरा हो सकता है कि जो जड़ और तना है उनमें जो वृद्धि हुई है उनका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, तो उनकी लंबाई और मोटाई के आधार पर। चौथी चीज आती है कि जो फल और पत्तियां हैं इनके अंदर जो वृद्धि हुई है इनका मेजरमेंट आप कर सकते हो उनके आयतन और क्षेत्रफल के रूप में। तो यही बातें हैं आज की क्लास में, जिसमें हम देख रहे हैं कि पादप वृद्धि का मापन, प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखो आप कैसे कर सकते हो। तो पहली चीज आती है कोशिकाओं की संख्या गिनकर। सेल्स की जो नंबर है उनको काउंट कर लो और पता लगा लो। तो पहली चीज आती है कोशिकाओं की संख्या गिनकर। कोशिकाओं की संख्या गिनकर, पहली चीज ये। दूसरी चीज आती है कि पौधे का भार ज्ञात करके। पौधे का भार, भार का मतलब वेट, पौधे का भार ज्ञात करके, वेट ज्ञात करके, ठीक है, प्लांट का। तीसरी चीज आप पता लगा सकते हो, मेजरमेंट कैसे कर सकते हो, कि जो जड़ है और जड़ व तना, इनके अंदर आप क्या करोगे, तो जड़ और तने की जो लंबाई है और जो मोटाई है उससे मेजरमेंट कर सकते हो, लंबाई और मोटाई से। चौथी चीज आती है आपके सामने कि फल है और पादप की पत्तियां हैं, इनके अंदर वृद्धि हुई है, तो इनका मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो, तो आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर। आयतन व क्षेत्रफल के आधार। तो ये होते हैं पादप वृद्धि के मापन। ठीक है, चार चीजें आपके सामने कि सबसे पहले आप कोशिकाओं की संख्या ज्ञात कर लो पहले तो, या पौधे का भार ज्ञात करके। तीसरी चीज आती है कि जो जड़ और तना है इनके अंदर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और मोटाई का मापन कर लो। चौथी चीज आती है कि जो फल है, फ्रूट्स है और जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उनके आयतन और उनके क्षेत्रफल के आधार पर आप पादप वृद्धि का मापन कर सकते हो। तो ये चार चीजें आपके सामने है जिससे आप पादप के अंदर वृद्धि का मापन कर सकते हैं, मतलब प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम दो तीन और बातें करते हैं। जैसे पादपों के अंदर जो वृद्धि होती है उसको मापने वाला यंत्र होता है आर्क वृद्धि मापी यंत्र। ध्यान से सुनिए, तीन चीजें बताऊंगा। वृद्धि का मापन करने वाला यंत्र होता है आर्क वृद्धि मापी यंत्र। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि जो पौधों के अंदर जो वृद्धि है उसको हमेशा रेखीय रूप में ही मापा जा सकता है, और उसको मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर काम में लेते हैं। तीसरी चीज आती है कि जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पौधे के अंदर जो धीमी गति से वृद्धि हो रही है उसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया था जिसे कैस्कोग्राफ कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपको और याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है याद, कि जो पादपों के अंदर जो वृद्धि है उस वृद्धि को मापने वाला यंत्र, वृद्धि मापक यंत्र कौन सा है, तो वो है आर्क वृद्धि मापी यंत्र। आर्क वृद्धि मापी
यंत्र। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो पौधों के अंदर जो वृद्धि है उसको हमेशा पौधे की वृद्धि को रेखीय वृद्धि के रूप में मापने वाला यंत्र होता है ना, उसे कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। क्या कहते हैं? ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने बताया कि जो पौधे के अंदर धीमी गति से वृद्धि होती है, धीरे धीरे हो रही है, धीमी गति से जो वृद्धि हो रही है उसको मापने के लिए इन्होंने एक यंत्र बनाया था। उस यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम होता है कैस्कोग्राफ। क्या होता है? कैस्कोग्राफ। तो ये बातें आपको सीधी सीधी याद रखनी है पादप वृद्धि मापन में, प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट में। 4 चीजें ये हो गई, 3 चीजें ये हो गई, कुल मिला के 7 चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है। कौन कौन सी है? तो एक बार देखकर ध्यान से सुनिए वापस। पादपों के अंदर जो वृद्धि है उसका मापन करने के लिए आपके पास 4 चीजें हैं। पहली चीज है कि पादप के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं की संख्या गिन लो आप और वृद्धि का मापन कर सकते हो। दूसरी चीज है कि पौधों का जो भार है, वेट है, उसके आधार पर उसमें वृद्धि का मापन कर सकते हो। तीसरी चीज आ रही है कि जो जड़ और तना है, जो रूट और स्टेम है, इनके अंदर जो वृद्धि है उसका मापन आप उनके लंबाई और मोटाई के रूप में कर सकते हो। चौथी चीज आती है कि जो फल है और जो पत्तियां हैं उनके अंदर जो वृद्धि है उसका मापन आप आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर कर सकते हो। फिर 3 चीज आती है कि वृद्धि जो मापने वाला जो यंत्र होता है उसे कहते हैं आर्क वृद्धि मापी यंत्र। याद रखना है इसको, आर्क वृद्धि मापी यंत्र। फिर पौधों के अंदर हमेशा जो वृद्धि होती है उसको रेखीय रूप में ही मापा जा सकता है, और रेखीय रूप में मापने के लिए जो यंत्र काम आता है उसे कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। क्या कहते हैं? ऑक्जेनोमीटर। फिर एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने सबसे पहले पौधों के अंदर जो धीमी गति से वृद्धि हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है, उसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया था जिसे कहते हैं कैस्कोग्राफ। तो ये तो है पादप वृद्धि मापन। अब इसी के अंदर एक छोटा सा बिंदु आता है पादप वृद्धि के चरण। तो वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना होगा कि जो पादपों के अंदर जो वृद्धि के चरण है वो मोस्टली 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है कोशिका विभाजन प्रावस्था। दूसरी चीज आती है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था, और तीसरी चीज आती है कोशिका विभेदन प्रावस्था। तो ये तीनों के तीनों ही वृद्धि के चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। तो उनकी बातें करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप पादप वृद्धि के चरण। जो पादप वृद्धि के चरण है ये मोस्टली 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। और तीनों चरण मैंने पहले नाम बता दूं एक बार। पहले चरण का नाम होता है कोशिका विभाजन प्रावस्था। पहला चरण कौन सा है? तो वो है कोशिका विभाजन प्रावस्था। जो दूसरा चरण है उसका नाम होता है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था, और जो तीसरा चरण है उसका नाम होता है कोशिका विभेदन प्रावस्था। कोशिका विभेदन प्रावस्था। ये आपके सामने हो गए तीनों चरण, वृद्धि के 3 चरण हो गए। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है कोशिका विभाजन प्रावस्था, दूसरा आता है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था, और चौथा है कोशिका विभेदन प्रावस्था। अब तीनों की बातें करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे
कोशिका विभाजन प्रावस्था, ये क्या होती है? तो देखिए मैं यहाँ पर हेडिंग लगा रहा हूं वापस, 1 नंबर कोशिका विभाजन प्रावस्था। नाम से ही पता चल रहा है कोशिका के अंदर विभाजन होंगे, इस प्रावस्था को मैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन प्रावस्था, देखिए कोशिका जो विभाजन प्रावस्था है, ये जो वृद्धि है उस वृद्धि के प्रथम अवस्था होती है, ये प्रथम अवस्था होती है, प्रथम यानी फर्स्ट, प्रथम प्रावस्था है वृद्धि की, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, तो इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो अपने आप को वृद्धि के लिए क्या करती है, तैयार करती है। और जो विभजोतक कोशिकाएं हैं उनके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता है और वो विभाजित होकर नई नई कोशिकाएं बनाती है। तो 3 चीजें याद रखनी है कि जो कोशिका विभाजन प्रावस्था है ये वृद्धि की प्रथम प्रावस्था है। इसमें जो कोशिकाएं होगी, कोशिका अपने आप को वृद्धि के लिए तैयार करती है, कोशिका अपने आप को वृद्धि के लिए तैयार करती है, खुद को तैयार करती है, ठीक है। पहली चीज ये याद रखनी। और क्या करती है, इसमें कोशिकाएं अपने आप को वृद्धि के लिए तैयार करती है। और जो विभजोतक कोशिकाएं होती है, मोस्टली मेरिस्टेमेटिक सेल, विभजोतक कोशिकाएं, इनके अंदर लगातार होता है कौन सा विभाजन, समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। मियोसिस नहीं है, मियोसिस तो अर्धसूत्री होता है। लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और नई कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है, नई कोशिकाएं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कोशिका विभाजन प्रावस्था में, ठीक है। कि प्रथम प्रावस्था है कोशिका खुद अपने आप को वृद्धि के लिए तैयार कर रही है। और जो विभजोतिक कोशिकाएं होती है, जो मोस्टली मेरिस्टेमेटिक सेल है, उनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और उसकी वजह से नई नई कोशिकाएं बनती रहती है इस कोशिका विभाजन प्रावस्था में, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आता है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था है। तो देखिए जो ये नई कोशिकाएं बनेगी कोशिका विभाजन प्रावस्था में, ये नई कोशिकाएं ही किस में प्रवेश करेगी, कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था में। मतलब इसके अंदर जो कोशिकाएं बनेगी वो इसमें प्रवेश करेगी, फिर इसके अंदर जो कोशिकाएं बनेगी वो इसके अंदर प्रवेश करेगी। तो कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था में क्या होगा कि ये जो नई कोशिकाएं होती है इनके अंदर अब वृद्धि होगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि जो पादप की कोशिका भित्ति है वो फैलने लगेगी, रिक्तिका स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी और जीव द्रव्य की मात्रा में बढ़ोतरी होगी और पौधे के भार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये सारी चीजें होती है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था में। तो एक बार मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर लूं और यहां से आपको लिख के बताना चाहूंगा। देखिए पूरा ही रफ कर लेता है, आपने लिख लिया होगा यहां तक। अब दूसरी जो अवस्था आती है उसे कहते हैं आप कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। कोशिका जो दीर्घीकरण प्रावस्था है ये दूसरी प्रावस्था होती है। पहली कौन सी थी, तो वो थी कोशिका विभाजन प्रावस्था। ये वृद्धि की दूसरी प्रावस्था होती है। और इसमें जो कोशिका विभेदन प्रावस्था में जो नई कोशिकाएं बनी थी जिसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ था, वही नई कोशिकाएं इनके अंदर प्रवेश करेगी और अपने आकार में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। तो नई बनी कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, ठीक है। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज इसके अंदर होगी कि जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो फैलने लगेगी, चौड़ी होने लगेगी
और जिससे क्या होगा, रिक्तिकाएं आपको स्पष्ट रूप से जो वैक्यूल्स है वो दिखाई देने लगेगी। तो दूसरी इसमें चीज होगी, कोशिका भित्ति फैलने लगेगी, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इंग्लिश में कहे तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति फैलने लगती है। वह कोशिका भित्ति फैलने लगती है, वह रिक्तिकाएं यानी जो वैक्यूल्स होगी, रिक्तिकाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, और क्या होगा, तो जीव द्रव्य की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, पौधे के भार में भी वृद्धि होगी, पौधे के भार में वृद्धि होगी, तो ये होती है सारी की सारी कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था है। एक बार नोट कीजिए यहां तक। तो देखिए, कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था में हमने देखा कि ये दूसरी प्रावस्था है और इसके अंदर जो नई कोशिकाएं बनी थी उनके आकार में वृद्धि होगी, कोशिका भित्ति फैलने लगेगी, सेल वॉल, और रिक्तिकाएं आपको स्पष्ट रूप से यानी वैक्यूल्स आपको दिखने लग जाएगी, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, और पौधे का जो भार है जिसे आप जैव भार भी कहते हो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी या बढ़ोतरी होगी। ये सारी चीजें होगी कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था में। अब तीसरी बात आती है कि पहली थी कोशिका विभाजन प्रावस्था, दूसरी थी कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था, तो तीसरी कौन सी है, कोशिका विभेदन प्रावस्था। अब कोशिका विभेदन प्रावस्था में क्या होगा कि इनमें जो कोशिकाएं बढ़ेगी उनमें अब स्थायी परिवर्तन हो जाएंगे, एक फिक्स कोशिका अपना एक फिक्स कार्य करने लगेगी, हर एक कोशिका को एक काम दे दिया जाएगा कि आपको यही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है। और कुछ कोशिकाओं के अंदर सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति, और कुछ कोशिकाओं के अंदर प्लास्टिड यानी जो लवक होते हैं उनका निर्माण होने लग जाता है। तो वो होती है सारी की सारी कोशिका विभेदन प्रावस्था में। तो आपके सामने तीसरी चीज है, वृद्धि का जो चरण है वो है कोशिका विभेदन प्रावस्था, कोशिका विभेदन प्रावस्था। अब देखिए, कोशिका विभेदन प्रावस्था में क्या होगा कि इनमें जो कोशिकाएं थी वो आगे प्रवेश करेगी कोशिका विभेदन प्रावस्था में। तो ये दूसरी अवस्था थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, तीसरी। तो ये होती है तीसरी प्रावस्था वृद्धि के चरण की, तीसरी प्रावस्था होती है। इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा कोशिकाओं में स्थायी परिवर्तन, फिक्स हो जाएंगी। कोशिका में स्थायी परिवर्तन, परमानेंट स्थायी परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब हर एक कोशिका को एक फिक्स काम दे दिया जाएगा कि आपको ये वाली चीज, ये काम करना है, ये चीज करनी है, ठीक है। तो स्थायी परिवर्तन हो जाएंगे। और कुछ कोशिकाएं होगी ना, उन कोशिकाओं के अंदर द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति जिसे आप इंग्लिश में सेकेंडरी वॉल, और कुछ कोशिकाओं के अंदर लवक यानी प्लास्टिड का निर्माण हो जाएगा, प्लास्टिड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है वृद्धि के चरण में, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में हमने दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। सबसे पहले हमने देखा पादप वृद्धि मापन, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि एक पादप के अंदर जो वृद्धि है उसका मापन आप चार तरह से कर सकते हो। पहला कर सकते हो कोशिकाओं की संख्या को गिनकर। दूसरा आपके पास तरीका हो सकता है कि पौधे का भार ज्ञात करके। तीसरा हो सकता है कि जो जड़ और तना है इसमें जो वृद्धि हुई है उनमें आप लंबाई और मोटाई से ज्ञात कर सकते हो, वृद्धि का मापन कर सकते हो। चौथा, जो फल और पत्तियां है उनमें जो वृद्धि का मापन है वो उनके आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर कर सकते हो आप।
फिर हमने कहा कि पौधों के अंदर जो वृद्धि है उसको मापने के लिए आर्क वृद्धि मापी यंत्र को काम में लेते हैं। फिर बताया कि पौधे के अंदर जो वृद्धि है उसको हमेशा रेखीय क्रम में मापा जाता है, ठीक है, और उसको मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर काम में लिया जाता है। फिर हमने एक बात बताई, जगदीश चंद्र जो बोस वैज्ञानिक थे, इन्होंने पौधों के अंदर जो धीमी गति से वृद्धि होती है ना, उनको मापने के लिए कैस्कोग्राफ यंत्र बनाया था। फिर हमने वृद्धि के चरण देखे, तो वृद्धि के चरणों में हमने 3 बिंदुओं की बातें की कि वृद्धि के जो चरण है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है कोशिका विभाजन प्रावस्था। कोशिका विभाजन प्रावस्था में क्या होगा कि इसमें कोशिकाएं खुद अपने आप को तैयार करती है विभाजित करने के लिए, ठीक है, और उन कोशिकाओं के अंदर जो विभजित की कोशिकाएं होती है मोस्टली उनके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं और उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। फिर आती है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो कोशिका विभाजन प्रावस्था के दौरान नई कोशिकाएं बनी थी, उन नई कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होगी, साइज बढ़ेगी उनकी। फिर कोशिका भित्ति उनमें फैलने लगती है, सेल वॉल है वो धीरे धीरे फैलने लग जाएगी, और सेल वॉल की फैलने की वजह से जो रिक्तिकाएं होती है, जो वैक्यूल्स होती है, वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है पादप के अंदर। फिर जीव द्रव्य की मात्रा में बढ़ेगी, जो जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, पौधे के भार में वृद्धि होगी। फिर तीसरा चरण आता है कोशिका विभेदन प्रावस्था। इनमें क्या होता है, तो इनमें जो कोशिकाएं होती है उनमें कोई स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब हर एक कोशिका को एक फिक्स काम दे दिया जाएगा कि आपको ये कार्य करना है। और कुछ कोशिकाओं के अंदर द्वितीयक भित्ति यानी सेकेंडरी वॉल, और कुछ कोशिकाओं के अंदर प्लास्टिड यानी लवक का निर्माण हो जाता है। तो ये सारा की सारा मैटर था आज का। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक वृद्धि दर और वृद्धि वक्र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।